हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर इन चेक बाउंस केसेस। चेक बाउंस के केसेस में जो हमारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन है, क्या उसके आंसर है। इस वीडियो में जो आंसर दिए गए हैं वो लीगल प्रेसिडेंट के बेस पे, कोर्ट की वेरियस जजमेंट के बेस पे हमने उनको आंसर किया है, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो लीगल प्रोविज़न दी गई है उन प्रोविज़न के ऊपर हमने इन जो क्वेश्चन हमने फॉर्म किया उसके बाद जो आंसर हैं उनको हमने बेस किया है। आल्दो हर केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, बट कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो चेक बाउंस के केसेस में या तो अक्यूज्ड हैं या वो कंप्लेनेंट हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन होते हैं। तो उन सबको आंसर किया है हमने इस वीडियो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, कैन FIR बी लॉस्ड फॉर चेक बाउंस केसेस। सबसे कॉमन और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि FIR चेक बाउंस के केस में की जा सकती है या नहीं। देखो, चेक बाउंस के केस में FIR की जा सकती है, बट उन केसेस में जहाँ पे अक्यूज्ड की मालाफाइड इंटेंशन हम प्रूव कर पाएँ, उन केसेस में हम FIR के लिए जो एक पिटीशन है या FIR फाइल कर सकते हैं। FIR अंडर सेक्शन 420 IPC के तहत फाइल हो सकती है, या हम प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने 420 की। और या हम जब सेक्शन 138 की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसमें हम सेक्शन 140 IPC को हम प्लीड कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जब ये चार्ज फ्रेम हो जाता है, कोर्ट ट्रायल कोर्ट है वो चार्ज फ्रेम करती है, तो अगर 420 के इंग्रेडिएंट उसमें ऑफेंस में मेड आउट हो रहे हैं तो कोर्ट उसमें 420 का सेक्शन का चार्ज फ्रेम अक्यूज के अगेंस्ट कर देता है। बट उसके लिए क्या है कि हमें 420 की जो हमने सभी डेफिनेशन पता है कि 420 की डेफिनेशन में केस लाने के लिए हमें मालाफाइड इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज्ड वो हमें प्रूव करनी पड़ेगी कि चेक को इशू करते वक्त या उसके जो पहले उसने जब डेप्ट किया था, इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या लेन देन की जो ट्रांजैक्शन थी, शुरू से ही उसकी मालाफाइड इंटेंशन थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि अक्यूज्ड ने उस अकाउंट का चेक इशू किया जो अकाउंट ऑलरेडी क्लोज था। अगर अक्यूज्ड किसी को उस बैंक का चेक इशू करता है, उस बैंक के अकाउंट का चेक इशू करता है जो अकाउंट अक्यूज्ड को पता है कि वो क्लोज्ड है, उसके बावजूद भी वो उस अकाउंट का चेक है वो इशू कर देता है, तो ये क्लियरली मालाफाइड इंटेंशन है। जो ऑफेंस है 420 IPC में और सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, वो दोनों ही मेड आउट होते हैं। अगर इस तरह की अगर चेक बाउंस भी करता है और मालाफाइड इंटेंशन के साथ अकाउंट क्लोज्ड का चेक इशू करता है तो दोनों में 420 और 138 वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और अक्यूज्ड को दोनों ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिसमिस इन डिफॉल्ट अमाउंट टू अक्यूटल ऑफ द अक्यूज्ड। 138 के तहत अगर कंप्लेंट डिसमिस इन डिफॉल्ट हो जाती है, क्या अक्यूज्ड को एक्यूट माना जाएगा? तो यस, इसका आंसर है यस। जब कंप्लेंट सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत डिसमिस इन डिफॉल्ट हो जाती है तो अक्यूज्ड को एक्यूट माना जाएगा एज पर सेक्शन 256 ऑफ CRPC। सेक्शन 256 CRPC कहता है कि अगर कंप्लेंट है वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रहता ऑन द अपॉइंटेड डे आफ्टर समन हैज़ बीन इशूड, जब समन इशूड रहते हैं तो उसके बाद कंप्लेनेंट की ये ड्यूटी है, मैंडेट है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे, आइदर वो पर्सनली प्रेजेंस रहे, अगर उसको पर्सनल एग्जाम्पशन है तो उसके थ्रू काउंसिल के अगर प्रेजेंट रहे। अगर वो प्रेजेंट नहीं रहता कंप्लेंट में और उसकी अटेंडेंस डिस्पेंस विद नहीं की गई तो मजिस्ट्रेट है अक्यूज्ड को एक्यूट कर देता है। तो बड़ा क्लियर है कि अगर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्लेमेंट है, कंप्लेनेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में तो मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को एक्यूट कर सकता है एज पर सेक्शन 256 ऑफ CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। सेक्शन 138 में ऑफेंस के क्या क्या इंग्रेडिएंट है ऑफेंस को मेड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला है कि चेक मस्ट बी
ड्रान फॉर डिस्चार्ज लाइबिलिटी इन होल और इन पार्ट फॉर एनी डेप्ट और अदर लाइबिलिटी। जो चेक है वो लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, चाहे वो पूरी लाइबिलिटी हो या पार्ट लाइबिलिटी हो, उसको डिस्चार्ज करने के लिए रन किया गया है। चेक विद इन 3 मंथ वो प्रेजेंट होना चाहिए विद इन द वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। या तो चेक 3 महीने के अंदर वो बैंक को प्रेजेंट किया जाना चाहिए, या जो उसकी वैलिडिटी के अंदर अंदर जो भी सबसे पहले आएगी वो उसके अंदर 3 महीने में वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए। उसके बाद चेक मस्ट बी रिटर्न अनपेड। बैंक द्वारा चेक को अनपेड रिटर्न किया होना चाहिए, मेमो होनी चाहिए सफिशिएंट इनसफिशिएंट फंड की या एक्सीड द अमाउंट अरेंज्ड। तो कोई भी रीज़न जो बैंक मेमो में लिखा होता है वो रीज़न होना चाहिए। फैक्ट ऑफ डिसऑनर बी इन्फॉर्म टू द ड्रार बाय नोटिस विद इन 30 डे। चेक के डिसऑनर होने के बाद 30 दिन में जो ड्रार ऑफ चेक है उसको नोटिस इशू होना चाहिए। और ड्रार है मस्ट फेल टू मेक पेमेंट विद इन 15 डे फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। नोटिस के 15 दिन के मिलने के बाद उसकी पेमेंट है, अगर उसने पेमेंट नहीं की तो फेंस है जो 138 का वो एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन है कि व्हेन नोटिस सेंट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट प्रजम्पशन ऑफ ड्यू सर्विस। अक्यूज्ड की सर्विस हुई है, अगर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू हम उसको लेटर या नोटिस भेजते हैं तो ड्यू सर्विस किन कंडीशन में माना जाएगा कि अगर अनक्लेम्ड है, रिफ्यूज्ड है नोटिस, नॉट अवेलेबल इन हाउस है, हाउस लॉक्ड, शॉप क्लोज्ड और एड्रेस इज नॉट प्रेजेंट, एड्रेस इज नॉट इन स्टेशन। तो अगर ये कंडीशन है तो उसकी ड्यू सर्विस मानी जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर सर्विस ऑफ नोटिस कैन बी प्रज्यूम्ड व्हेन नोटिस सेंड थ्रू कुरियर। अगर नोटिस कुरियर के थ्रू सेंड किया जाता है तो कंडीशन अगर होती है तो क्या नोटिस को सर्व माना जाएगा? तो नहीं, प्रजम्पशन सर्विस की नहीं ली जा सकती अगर नोटिस है वो कुरियर के थ्रू जाता है। रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू अगर अनक्लेम्ड, रिफ्यूज्ड, नॉट अवेलेबल, हाउस लॉक, शॉप क्लोज्ड, एड्रेस नॉट इन स्टेशन तो उसको प्रजम्पशन माना जाएगा। बट अगर कुरियर के थ्रू जाता है तो प्रजम्पशन ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर लीगल हेयर ऑफ अ कंप्लेनेंट कैन परस्यू द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। लीगल हेयर है कंप्लेनेंट के, क्या कंप्लेंट को परस्यू कर सकते हैं? तो आंसर है यस, लीगल हेयर है कंप्लेंट को परस्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्यूज्ड के लीगल हेयर को ट्रायल के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? तो आंसर है नो, अक्यूज्ड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रायल में फेस नहीं उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता अंडर सेक्शन 138। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में जो पनिशमेंट दी गई है वो इम्प्रीजनमेंट है, टर्म अप टू जो एक्सटेंड की जा सकती है 2 ईयर, या फाइन जो कि अमाउंट के जो चेक है उसका ट्वाइस हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिसऑनर चेक हैज़ बीन इशूड आउट ऑफ ए जॉइंट अकाउंट द ओनली वन अकाउंट होल्डर हैज साइंड वेदर ऑल द अकाउंट होल्डर लायबल। अगर जॉइंट अकाउंट से चेक इशू किया गया है और सिर्फ एक ही जॉइंट होल्डर अकाउंट ने साइन किया है तो क्या सारे जॉइंट अकाउंट होल्डर लायबल हैं? तो आंसर है नो, ईच एंड एवरी जॉइंट होल्डर जो का जॉइंट अकाउंट होल्डर कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अनलेस ही साइंड द चेक। जिसने चेक साइन किया है वही प्रोसिक्यूट किया जाएगा, सारे जॉइंट अकाउंट होल्डर को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि इफ ग्रांटर इशू ए चेक ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर द सेम गेट डिसऑनर, तो क्या पोजीशन होगी? अगर प्रिंसिपल डेप्टर के बिहाफ पे ग्रांटर ने अपना चेक इशू करके दे दिया और वो डिसऑनर हो गया तो क्या पोजीशन होगी? जो लाइबिलिटी है ग्रांटर और प्रिंसिपल की वो कोएक्सटेंसिव है, तो ग्रांटर है वो अपनी लाइबिलिटी से नहीं बच सकता अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अगर उसने वो चेक इशू किया है प्रिंसिपल डेप्टर की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। सो एक क्लियर की ग्रांटर ने अगर अपना चेक है वो प्रिंसिपल डेप्टर की
लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए चेक इशू किया है तो ग्रांटर भी लायबल है। सेक्शन 138 के वो ये नहीं कह सकता कि लाइबिलिटी उसकी नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल और ग्रांटर की जो लाइबिलिटी होती है वो को एक्सटेंसिव होती है। तो ये हमारे कॉमन क्वेश्चन थे और इसके आंसर थे जो चेक बाउंस केसेस में आते हैं। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।